नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.1 बीज गणित के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी थी वो जरूर समझनी है, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आने वाली है। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे समझ सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी मैं आपको वो लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। वो बेटा आप जरूर समझे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। हमने जब इसकी भूमिका पढ़ी थी तो माचिस की तिल्लियों से प्रतिरूप बनाए थे। अंग्रेजी का एल अक्षर बनाया था, अंग्रेजी का सी अक्षर बनाया था और उसके लिए हमने नियम भी बनाया था। तो यहाँ पर भी हमें अंग्रेजी के अक्षर दे रखे हैं, इनके लिए हमें नियम बनाना है और एक चर का प्रयोग करना है। चर क्या होता है? ABCD वाला कोई सा भी एक अक्षर लेना है आपको चर के रूप में। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले ए वाला अक्षर टी के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब हमें इसमें यह देखना है कि इस अक्षर को बनाने के लिए कितनी माचिस की तिल्लियां चाहिए। तो पहले तो देखो कितनी तिल्लियां चाहिए, 1 और 2 तिल्लियां चाहिए, तो यहां लिखेंगे 2 और इसके पीछे कोई सा भी एक चर लगा देंगे, मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर। जैसे एक चर का प्रयोग करना है तो मैंने एक चर ले लिया n। ठीक है, तो अक्षर t के लिए क्या नियम बन गया? 2n। क्या बन गया बेटा? 2n। 2 का मतलब तो इसको बनाने के लिए 2 तिल्लियां चाहिए और n का मतलब जितने t बनाने हो उसकी संख्या आ जाएगी। जैसे 1 t बनाना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगर 2 t बनाने हैं तो n की जगह 2 आ जाएगा, 3 t बनाने हैं तो n की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में ऐसे करना है। पहले तो आपको कितनी माचिस की तिल्लियां चाहिए वो लिखना है और उसके पीछे एक अंग्रेजी का अक्षर लिखना है। कैसे? देखो बी में अक्षर z का z के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब z में कितनी तिल्लियां की आवश्यकता है? 1 2 3 तिल्लियों की आवश्यकता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसके पीछे एक चर लगाएंगे अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर, जैसे n लगा दिया, तो z के लिए क्या नियम बन गया? 3n। इसी प्रकार अक्षर u का u के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब u बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? 1 2 3 तिल्लियां, तो यहाँ आएगा 3 और एक चर लगा देंगे n। ठीक है, तो ये नियम बन गया। अक्षर v का v के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब v बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? 2 तिल्लियां चाहिए माचिस की, तो यहाँ 2 आ जाएगा और एक चर n लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ई अक्षर के लिए अक्षर ई का ई के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब बेटा ई अक्षर बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? 1 2 3 4 5, तो 5 तिल्लियां और एक चर के रूप में n लगा देंगे, तो नियम क्या बन गया? 5n। अब देखो एफ अक्षर एस का एस के रूप में तिल्लियों के प्रतिरूप। अब एस अक्षर बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए पहले गिनेंगे। 1 2 3 4 5, कितनी तिल्लियां चाहिए? 5, और नियम बनाने के लिए इसके पीछे क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। ठीक है, तो इसका नियम हो गया 5n। अब अक्षर ए का ए के रूप में तिल्लियों के प्रतिरूप। अब अक्षर ए बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए? देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी तिल्लियां चाहिए? 6, और एक चर का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमने तिल्लियों से जो प्रतिरूप बनते हैं उनके लिए सभी नियम ज्ञात कर लिए। समझ में आ गया? पहले तो तिल्लियों की संख्या गिननी है और उनके पीछे अंग्रेजी का n अक्षर या कोई सा भी, जरूरी नहीं है कि n ही लगाओ, x लगाओ, a लगाओ, b लगाओ, कोई सा भी अक्षर लगा सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया आपके पहला सवाल। समझ में आ गया ना? अब देखो सवाल नंबर 2। हम अक्षर l c और f के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। हमने देख लिया यहाँ पर नियम कि L अक्षर बनाने के लिए कौन सा नियम है, C बनाने के लिए कौन सा नियम है। हमने जब इसकी भूमिका पढ़ी तब देखा। F का हमने ज्ञात है इन सभी का। ठीक है,
ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो इसने कहा है कि एल और सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए हम नियम पहले से जानते हैं, हमने नियम बना लिए, भूमिका में भी बनाए थे। ऊपर प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल से प्राप्त होता है। अब बताओ बेटा एल से क्या नियम प्राप्त होगा? एल अक्षर बनाने के लिए कितनी तिलियां चाहिए? कितनी? 1 और 1 2 तिलियां चाहिए, तो इसके लिए नियम क्या बनेगा? 2n। अब प्रश्न 1 में देखो 2n नियम किस किस अक्षर के लिए बन रहा है? 2n नियम एक तो देखो ये बन रहा 2n t के लिए, ठीक है, और एक 2n किसके लिए बन रहा है? ये बन रहा आपके v के लिए, ठीक है। तो ऊपर अक्षर कौन कौन से हैं? एक तो बन रहा है t तथा एक कौन सा है? v के लिए, ठीक है ना। जो नियम l के लिए हैं वही नियम किसके लिए हैं? t और v के लिए। अब आगे ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि l बनाने के लिए कितनी तिलियां चाहिए? 2, t बनाने के लिए भी 2 और v बनाने के लिए भी 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन अक्षरों को बनाने के लिए 2 तिलियों की आवश्यकता है, ठीक है ना। बस इसमें पूछा था कि एल अक्षर से जो नियम बनता है वो इसमें कौन कौन से अक्षर में बनता है? तो एल अक्षर से क्या नियम बनता है? 2n। तो यहाँ 2n एक तो t से बनता है और एक v से बनता है। अब क्यों बनता है? क्योंकि एल अक्षर के लिए कितनी तिलियां चाहिए? 2, और इन दोनों अक्षरों के लिए भी कितनी तिलियां चाहिए? 2, ठीक है। उतारो सवाल नंबर 3। देखो ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत आसान है। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए n प्रयोग करें। देखो एक पंक्ति में 5 कैडेट परेड कर रहे हैं। कैडेट का मतलब जो फौजी होते हैं ना, ऐसे परेड करते हैं, या आपने कभी अपने स्कूल में पीटी करवाई हो तब भी, जैसे एक पंक्ति, ये एक पंक्ति है। अब इसमें 5 कैडेट, 1 2 3 4 5। अगर हमें पंक्तियों की संख्या पता है ऐसे कि 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं, तो क्या हम कैडेट की संख्या बता सकते हैं? इसके लिए नियम बनाना है। अब हमें कहना है कि पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग करना है। पंक्तियों की संख्या के लिए क्या प्रयोग करना है? n। भाई इसमें 5 हैं तो फिर अगली में भी 5 होंगे, फिर अगली में भी 5 होंगे, फिर अगली में भी 5 होंगे। ऐसे तो हम बता सकते हैं कि कितने कैडेट हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना पंक्तियों की संख्या। बताओ बेटा पंक्तियों की संख्या हमने क्या मान ली? n। इसने कहा है n का प्रयोग करो। और किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, तो यहाँ एक पंक्ति में कैडेट, एक पंक्ति में कितने कैडेट है भैया? एक पंक्ति में 5 कैडेट है, ठीक है। अब यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट की संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैडेट की संख्या। तो क्या करेंगे बेटा? 5 को गुणा कर लेंगे n से, तो नियम क्या बन जाएगा? 5n। ये आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है ना। अब n की जगह हम पंक्तियां लिख देंगे। अगर n की जगह हम 1 लिखेंगे तो 1 पंक्ति, n की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 पंक्ति, n की जगह 3 लिखेंगे तो 3 पंक्ति, n की जगह 4 लिखेंगे तो 4 पंक्ति। देखो n की जगह 1 लिखा तो 5 एकम 5, मतलब एक पंक्ति में कितने कैडेट आते हैं? 5। n की जगह 2 लिखा तो 5 दूनी 10, 2 पंक्तियों में कितने कैडेट आ जाएंगे? 10। अगर n की जगह 3 लिखा तो 5 3 15, मतलब 3 पंक्तियों में कितने कैडेट आ जाएंगे? 15 कैडेट आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो जो अंग्रेजी वाला अक्षर दे रखा है उसे पहले मान लो, और जो गणित वाला नंबर दे रखा है उसको भी लिख लो,
और फिर दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका नियम बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। देखो दूसरे में, एक पेटी में 50 आम हैं। एक पेटी में कितने आम हैं? 50। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? अगर हमारे पास और भी पेटियां हो तो आमों की संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। पेटियों की संख्या के लिए किसका प्रयोग करना है? बी के। ये कह रहा है कि एक पेटी में 50 आम है, अगर 2 पेटियां हो गई तो 50 50 100, 3 पेटियां हो गई तो फिर 50 जोड़ देंगे तो 150, और 4 पेटियां हो गई तो 200 आम हो गए। इन आमों को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए नियम लिखना है। तो नियम लिखने के लिए देखो अंग्रेजी वाला अक्षर बी प्रयोग करना है, इसने कहा है, तो पेटियों की संख्या के लिए बी प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना पेटियों की संख्या। बताओ बेटा पेटियों की संख्या क्या है? बी है। और ऊपर दिया हुआ है एक पेटी में आम। बताओ एक पेटी में कितने आम है? 50। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या किस प्रकार लिखेंगे? हमें क्या लिखनी है? हमें लिखनी है आमों की कुल संख्या। तो बताओ बेटा आमों की कुल संख्या कैसे लिखोगे? दोनों गुणा कर दोगे भाई, जितनी पेटियां हैं उनको आम जितने आम है उनसे गुणा कर देंगे। एक पेटी में जितने आम है तो 50 गुणा बी। अब बेटा दोनों गुणा होंगे ना तो ये हो जाएगा 50 बी। तो ये बन गया आपके नियम। मतलब बी की जगह 1 लिखेंगे तो एक पेटी, और एक पेटी में कितने आम आएंगे? 50। बी की जगह 2 लिखेंगे, 2 पेटी, 2 पेटी में कितने आम आएंगे? 50 दूनी 100। अगर बी की जगह 3 लिखेंगे तो 3 पेटी, और 3 को 50 से गुणा कर देंगे तो आम की संख्या में पता चल जाएगी। आ गया समझ में? बहुत आसान है। अब देखो बेटा 5 नंबर, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। जैसे मान लो मैं ही हूं, अब मैं आप सबको कितनी पेंसिल देता हूं? 5 पेंसिल देता हूं। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थी की संख्या के लिए एस का प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी की संख्या के लिए किसका प्रयोग करना है? एस की। एक विद्यार्थी को 5 पेन देने। ठीक है, अगर मुझे विद्यार्थियों की संख्या पता है, जैसे मान लो कि 4 विद्यार्थियों को देने, तो आप बता सकते हैं कितने पेन देंगे? भाई 1 के लिए 5, 2 के लिए फिर 5 और 5 10, 3 के लिए फिर 5 जोड़ 2 15, 4 के लिए 20। ठीक है ना। अब इसने कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या एस है, तो क्या करोगे? एस को 5 से गुणा कर दोगे तो नियम बन जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लिखो, क्या लिखेंगे बेटा? माना विद्यार्थियों की संख्या। बताओ बेटा विद्यार्थियों की संख्या क्या मानेंगे? एस मानेंगे। क्या मानेंगे? एस। ठीक है, यहाँ का है मान लिया। अब शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल। बताओ बेटा प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी गई? 5। ठीक है, 5 पेंसिल दी गई। अब क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुल पेंसिलों की संख्या। एक विद्यार्थी को कितनी दे रहे हैं? 5। कितने विद्यार्थियों को देनी है? एस। तो 5 गुणा एस, दोनों गुणा करो तो 5, दोनों गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 और एस। तो नियम क्या बन गया? 5s। अगर एस की जगह 1 लिखेंगे तो 1 विद्यार्थी, एस की जगह 2 लिखेंगे तो 2 विद्यार्थी, एस की जगह 3 लिखेंगे तो 3 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब देखो सवाल नंबर 6। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। एक चिड़िया 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। ठीक है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मिनटों के उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग कीजिए। मिनटों के उड़ने के समय के लिए किसका प्रयोग करना है? टी का प्रयोग करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले टी दे रखा है तो इसको मान लेंगे हम। क्या लिखेंगे? माना उड़ने में लगा समय। माना चिड़िया भी लिख दो। माना चिड़िया को
उड़ने में लगा समय, क्या लेंगे बेटा, टी ले लिया हमने, ठीक है, हो गया। अब चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, 1 मिनट में चिड़िया उड़ती हैं, 1 मिनट में चिड़िया उड़ती हैं, बताओ बेटा कितनी उड़ती हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, किमी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, इसका मतलब किलोमीटर है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी उड़ती है, 1 किलोमीटर, तो उसे कितने समय में उड़ना है, टी समय में, तो यहाँ लिखेंगे टी मिनट में चिड़िया उड़ती हैं, बताओ बेटा कितनी उड़ेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो टी मिनट में टी को किससे गुणा कर देंगे, 1 से, तो टी एकम टी क्या आ जाएगा, किलोमीटर, ठीक है, तो यह आ जाएगा टी किलोमीटर। भाई अरे 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो टी मिनट में टी को 1 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा टी किलोमीटर। तो यह हो गया आपके सवाल नंबर 6। आ गया समझ में, उतारो पहले। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है, उतारो।